नमस्कार दोस्तों, दिशा एग्जाम हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी पीसीएस 2026 की नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने आया हूं। यहाँ पर आप इन बिंदुओं को देख सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। फॉर्म भरने की डेट, अंतिम तिथि, शुल्क भरने की प्रक्रिया, अर्हता, पदों की संख्या, विशेष पद, नॉन इंटरव्यू पोस्ट कौन कौन से हैं, परीक्षा में कितने चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की क्या योजना है, मुख्य परीक्षा की क्या योजना है, परीक्षा तिथि, एक एक करके सबको देखेंगे हम लोग। देखिए, ये नोटिफिकेशन का पहला पेज है जिसमें विशेष चयन और सामान्य चयन की बात किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 जून दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 जून। और लास्ट डेट कितनी है इसकी? 27 जुलाई। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है या फिर फीस भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने की जो तिथि दी गई है अंतिम 3 अगस्त के पहले उसको ठीक किया जा सकता है। फॉर्म भरने के पहले किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी आवेदक को वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब कि ओटीआर करवाना पड़ेगा। आयोग की वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पर ओटीआर करवाना होगा। एक बार ओटीआर बन जाता है मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो जितने बार भी आयोग की तरफ से कोई वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी में आप डायरेक्ट अपना ओटीआर नंबर डाल के अप्लाई कर सकते हैं। बार बार आपको अपनी पुरानी सूचनाओं को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन शुल्क दिया गया है इसमें, आवेदन शुल्क। देखिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 125 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी बच्चों के लिए 65 रुपए रखी गई है। दिव्यांगजन बच्चों के लिए 25 रुपए रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए रखी गई है। शैक्षिक अर्हता क्या है? शैक्षिक अर्हता सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें स्नातक होना चाहिए। अंतिम तिथि तक लिखा गया है आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ग्रेजुएशन की ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा कुछ इसमें विशेष चयन की जो मैं बात कर रहा था, उस विशेष चयन के लिए कुछ अतिरिक्त पोस्ट आती हैं। इसमें उन पोस्ट के लिए अतिरिक्त एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। जैसे किसी में पीजी मांग लेता है, किसी में पीजी के साथ बीएड भी मांग लेता है, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उन पोस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्पेशल एलिजिबिलिटी पोस्ट, विशेष अर्हता के लिए पद है ये सब। प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज की पोस्ट है ये। जीआईसी में प्रिंसिपल की, इसमें स्नातकोत्तर उपाधि मांगा है मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में बीएड की डिग्री भी मांगा हुआ है। बीएसए की पोस्ट है इसमें सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और इसके समकक्ष, ये सारे पद हैं इसमें। और इसमें स्नातकोत्तर डिग्री भी मांगा हुआ है। स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि अगर आप लोग पीजी हैं तो इस पोस्ट के लिए क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट की बात कर रहा है। डाइट में ये सीनियर लेक्चरर बनते हैं, इससे स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। साथ में इसमें एमफिल या फिर पीएचडी भी होगा तो अधिमान दिया जाएगा। अधिमान का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मेंस के नंबर किन्हीं दो विद्यार्थियों के समान हो जाते हैं और एक के पास ये सारे क्वालिटीज नहीं है या फिर ये सारी एलिजिबिलिटी नहीं रखा है वो, और दूसरे के पास है तो दूसरे वाले को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन में। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये। इसके लिए विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाज शास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पीजी, डिप्लोमा या फिर स्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। इसके अलावा ये अधिमानी है। सहायक समायुक्त, सहायक समायुक्त का मतलब है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात कर रहे हैं ये। इसमें किसी विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किन किन में? सब्जेक्ट में देखिए, इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, वाणिज्य में, विधि श्रम संबंध में, श्रम कल्याण में, या श्रम विधि समाज कल्याण, समाज कार्य, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, इन सब में से किसी भी विषय में अगर मान लीजिए पीजी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी
बायोटेक में या तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान वेटरनरी की बात कर रहे हैं, जैव रसायन विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक की उपाधि हो, स्नातक की उपाधि हो, ये सब हो, या फिर केमिस्ट्री में पीजी की उपाधि हो, या औषधि में मेडिसिन में उपाधि हो, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हो, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिला परिवीक्षा अधिकारी के लिए किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में पीजी की डिग्री होना आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पीजी स्नातकोत्तर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सहायक नियंत्रक विधि माप विज्ञान ग्रेड 2, इसमें भी स्नातक की उपाधि बोला गया है। देखिए स्नातक की उपाधि कहा गया है किन किन विषयों में, भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण अर्थात फिजिक्स में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, इसमें पीजी की डिग्री मांगा हुआ है फर्स्ट क्लास मैथ के सब्जेक्ट में, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा भी हो, उसके साथ कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। इसमें विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर के पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन की बात कर रहा हूं, इसमें विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है विधि में स्नातक की उपाधि चाहिए, लॉ में। जिला कार्यक्रम अधिकारी, इसमें समाजशास्त्र या मानवशास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य, ये सब जितने या लगा इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगा है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, अर्थात स्नातक की डिग्री होगी तो जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट ये सारे होने चाहिए, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। देखिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसके लिए भी स्नातक की डिग्री मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन की, लेकिन समाज कार्य और समाजशास्त्र या गृह विज्ञान विषयों में ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए ये अब ऐसी पोस्ट आ गई है, वो वाली पोस्ट पूरी हो गई। अब ये नेक्स्ट है, इसमें ऐसी पोस्ट है जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, अर्थात केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन इसमें हो सकता है। अगर आपका लिखित परीक्षा में कट ऑफ के ऊपर है नंबर या कट ऑफ के साथ है, तब भी आपका इसमें कॉल आ जाएगी। ये नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। व्यवस्थापक की पोस्ट है ये, व्यवस्थापक, इसके लिए क्या क्या चाहिए, होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की। लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी मंडी परिषद, इसमें वाणिज्य में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री चाहिए, और किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में लेखाकार का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। विपणन अधिकारी मंडी परिषद के लिए स्नातक की डिग्री चाहिए, लेकिन ये डिग्री कृषि विपणन विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में हो, इसके लिए फिर एलिजिबल हो सकते हैं। सचिव श्रेणी 2 मंडी परिषद, इसमें भी वही चीजें हैं, वही एलिजिबिलिटी मांगा है, ये भी स्नातक डिग्री चाहिए। इसमें कृषि में कृषि विपणन विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सचिव श्रेणी 2 मंडी परिषद के लिए एलिजिबल है। लेखा एवं वित्त अधिकारी नगर विकास विभाग का है ये, इसमें भी देखिए इसमें स्नातक डिग्री मांगा हुआ है, स्नातक। अर्थशास्त्र वाणिज्य या फाइनेंस के साथ स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन सब के भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं परीक्षा के चरण की। देखिए परीक्षा में 3 चरण में परीक्षा होती है। ये इस पद को पाने के लिए इसमें 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा।
प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू के बेस पर होती है, अर्थात वस्तुनिष्ठ इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र 9:30 से 11:30 बजे होगा और दूसरा प्रश्न पत्र 2:30 बजे से 4:30 बजे होगा। पहले प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे और दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न दोनों के अंक समान हैं। 200-200 नंबर के प्रश्न पत्र होते हैं। ये एक एक करके इसको देखते हैं। देखिए, ये प्रथम प्रश्न पत्र है, 2 घंटे का होगा, अंक 200 होगा। इसमें इसका सिलेबस दिया हुआ है। इसमें सिलेबस में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, अर्थात ये करंट की बात कर रहा है, करंट अफेयर है। ये भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास की बात कर रहा है, हिस्ट्री है। इसमें आपका मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट अर्थात प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट में ज्योग्राफी है, भूगोल की बात कर रहा है, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी तीनों जुड़ा हुआ है, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। नीचे वाला पॉलिटी के बारे में बात कर रहा है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इशू आदि। नेक्स्ट है इसके नीचे इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी अर्थात सेंसस की रहे हैं, सेंसस की बात कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में इनिशिएटिव। देखिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट भी साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए स्पेशलिटी नहीं चाहिए, विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। जो आप लोगों ने 10+2 तक जो इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है उसी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि पर। ये थोड़ा और एलाबोरेट करके दे दिया है। इसमें सामान्य विज्ञान की बात किया गया है, साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ और भी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, जुड़े होते हैं, चैप्टर होते हैं, जैसे कि बायोटेक हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, उन सब से भी क्वेश्चन बना देते हैं। भारत का इतिहास ऊपर वाला देखते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर की बात कर रहा है। ये भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है। ये भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें सब मैपिंग भी आ जाएगा आपका। इसके अलावा जो बेसिक फंडे होते हैं ज्योग्राफी के, वो सारी चीजें इसमें ऐड रहेंगी। ये सेकंड पेपर के बारे में है, जो आपके प्रीलिम में सेकंड पेपर है, जिसको हम सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसैट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी आपका 200 नंबर का है, लेकिन इसमें प्रश्न होंगे कुल 100। इसकी एक खास बात है कि इसमें पासिंग मार्क 33% चाहिए। 33% का मतलब हो गया 33 प्रश्न, और 33 प्रश्न का मतलब हो गया कुल 66 अंक। अगर आपने 66 अंक प्राप्त कर लिया है तो आप इसमें पास हैं, और जब इसमें पास माने जाते हैं तभी आपकी प्रथम कॉपी चेक भी होती है। देखिए, यहाँ पर इसमें क्या क्या आएगा वो बता रहा हूँ। कंप्रेंशन आता है इसमें, अर्थात विस्तारीकरण, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्रेंशन आएगा। अंतर व्यक्तिक क्षमता संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, अर्थात इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी लगी होती है। तार्किक विश्लेषणात्मक, अर्थात ये रीजनिंग की बात कर रहा है। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग संबंधी क्वेश्चन होता है। सामान्य बौद्धिक योग्यता, वही है रीजनिंग की बात। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित एवं सांख्यिकी है इसमें। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का इसमें पूछा जाता है। अंक गणित में क्या क्या आएगा, जितनी
जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए इन सारे पॉइंट को आप पढ़ के चले जाना। अंक गणित में इनमें से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। फिर भी मेंसुरेशन भी देखना होता है, इसमें मेंसुरेशन अलग से दिया हुआ है, इसमें नहीं ऐड है। इसमें एवरेज है, अनुपात समानुपात है, रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ब्याज इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय एवं दूरी। बीजगणित में इसमें बहुपदों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इससे क्वेश्चन पक्का रहता है। युगपत समीकरण से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें समुच्चय सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड। रेखा गणित में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना, उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन दे दिया हुआ है। गोलक, समकोणी वृत्ताकार बेलन, समकोणी वृत्ताकार शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके अलावा स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आता है। स्टैटिक्स देख रहे हैं आप लोग सांख्यिकी, इसमें सांख्यिकी से आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रह, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट और पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति, ये सबसे क्वेश्चन आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला टॉपिक, समांतर माध्यिका एवं बहुलक। नेक्स्ट है इसमें जनरल इंग्लिश, जो सामान्य अंग्रेजी की बात कर रहे थे वो हाई स्कूल लेवल तक की आती है। कंप्रेशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी एंड यूसेज, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक। इनमें से कुछ टॉपिक तो पक्के आने होते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है। सामान्य हिंदी, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इनमें के। सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द संरचना, ये भी हाई स्कूल लेवल की ही होती है। वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये सारे टॉपिक हैं हिंदी में, हिंदी के सीसेट के लिए। देखिए यहाँ पर अब मैं मुख्य परीक्षा की बात करने जा रहा हूँ, अर्थात लिखित परीक्षा की। हम मुख्य परीक्षा की जब बात करते हैं तो कुल मिला के हम बता दें, इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर, और सारे पेपर इसमें काउंटेड होते हैं, सबके नंबर जुड़ते हैं, कोई भी इसमें पासिंग वाला नहीं है। तो मेंस की जो शुरुआत होती है वो सामान्य हिंदी का पहला पेपर होता है। इसमें दिए गए खंड का अवगुण प्रश्नोत्तर पूछा जाता है, संप्रेषण पूछा जाता है। इसमें सरकारी, अर्ध सरकारी अर्थात ऑफिशियल और डेली ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में कभी कभी लिखने को आता है, या कार्य लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये सारे टॉपिक दिए हुए लेटर राइटिंग के। इसके अलावा शब्द ज्ञान एवं प्रयोग से भी संबंधित क्वेश्चन आता है। उसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय पूछा जाता है, विलोम शब्द आते हैं, सबके 6-6 पार्ट होते हैं। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे, इन सब के पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं नंबर वाइज। उन सबको हम लोगों को वहाँ पे लिखना होता है। आपको एक कॉपी दी जाएगी, उस पर ये प्रश्न छपे रहेंगे और स्पेस दिया होगा, और उसी स्पेस में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी मेंस के लिए। देखिए मेंस ऐसे की बात करता हूँ, निबंध 150 नंबर का है, हिंदी भी आपकी टोटल 150 नंबर की आती है, 150 मार्क्स की हिंदी है। ऐसे भी आपका 150 नंबर का होता है। देखिए 3 खंड में ऐसे होते हैं, हर खंड में 3 टॉपिक होते हैं ऐसे के। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे रख दिए जाते हैं। अब आपको हर खंड से एक एक ऐसे उठा के लिखना होता है, अर्थात टोटल 3 ऐसे, प्रत्येक ऐसे 700 वर्ड शब्दों में लिखना होता है। और हर ऐसे का जो मानक अंक है वो 50 नंबर रखा गया है, 50 मार्क्स। कुल मिला के 150 नंबर का ऐसे का पेपर होता है। 700 वर्ड हर ऐसे में लिखना है, टोटल मिला के 2100 वर्ड आपको ऐसे के पेपर में लिखने होते हैं। पहले खंड में साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड एक ऐसे होगा टॉपिक,
एक सामाजिक क्षेत्र से, एक राजनीतिक क्षेत्र से। खंड ख में दूसरे खंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एक आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड और एक कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित होगा। और तीसरे खंड में, खंड ग में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित एक ऐसे, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा से संबंधित एक ऐसे, और एक होगा राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाओं से संबंधित। अब आप जब ऐसे पूरा तैयार कर लेते हैं तो जिन भी टॉपिक में, हर खंड में जिस भी इन सब में से किसी भी एक टॉपिक में अगर आपका ऐसे में लिखने की अच्छी पकड़ है तो आप सबसे पहले उसी टॉपिक को उठाना होता है और ऐसे लिखना शुरू कर दिया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? 700 शब्द दिया गया है। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे में हमें ज्यादा आ रहा है तो हम 800 1000 वर्ड तक ले जा रहे हैं और दूसरे में कम और तीसरे में और कम, इस तरह से नहीं करना है। एक संतुलित आधार पर सारे ऐसे लिखने होते हैं जिससे हमें 150 में से 105 110 नंबर के ऊपर भी नंबर आ जाता है। फिलहाल इतना ऑन एन एवरेज नंबर आना चाहिए मेंस में क्वालिफाई होने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने अभी ऐसे और सामान्य हिंदी के पेपर की चर्चा किया था। टोटल ये 300 अंक के हो गए। इसके अलावा मेंस की परीक्षा में 6 पेपर और भी होते हैं। सामान्य अध्ययन 1 2 3 4 5 6, ये प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। और इसके अलावा इसमें साक्षात्कार, व्यक्तिगत परीक्षा जिसे कहा जाता है, ये भी 100 नंबर का होता है। जब मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपके इंटरव्यू कॉल आएगी। मेंस में जो पेपर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसकी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, इसके अलावा समाज से भी क्वेश्चन बनता है, सोसाइटी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य अध्ययन, सेकंड पेपर में राज व्यवस्था से क्वेश्चन बनता है, प्लस इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी क्वेश्चन बनता है। आईआर जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन से। सामान्य अध्ययन तीन में अर्थशास्त्र होता है, अर्थात इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है, प्लस साइंस एंड टेक रहता है। इसमें साइंस एंड टेक, अर्थशास्त्र के अलावा इसमें साइंस एंड टेक भी होता है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन चार, इसमें नीति शास्त्र पूछा जाता है, केस स्टडी आती है। इसमें नीति शास्त्र को एथिक्स कहा जाता है, ये एथिक्स का एक पेपर होता है। केस स्टडी आती है, इसमें डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय क्षमता से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। सामान्य अध्ययन पांच और 6, ये दोनों ही पेपर उत्तर प्रदेश विशेष पेपर होते हैं, अर्थात यूपी स्पेशल से संबंधित पेपर होते हैं। इसमें पांचवा जो आपको दिख रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश संबंधित इतिहास, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, जैसे आपको ऊपर वाले में दिख रहा है, उससे संबंधित होता है और पॉलिटिकल से भी संबंधित होता है। नीचे वाले में जो आपको दिख रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई,
एथिक्स से भी इसमें कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। कुल मिला के ये जो 5वां और 6वां पेपर आपको दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी स्पेशल से संबंधित होता है। टोटल मिला के आपको 6 पेपर होते हैं ये 200 नंबर के, तो 1200 नंबर का आपका ये पेपर होता है और 300 नंबर का आपका ऐसे और हिंदी होता है। 1500 नंबर का आपका मेंस होता है, 1500 नंबर का। क्लियर है? यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है इसकी। देखिए 76 नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं सम्मिलित राज्य प्रबल अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा की जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया था आयोग द्वारा वो है 6 दिसंबर 2026 को आपका पेपर होगा। 6 दिसंबर 2026 को प्रीलिम का पेपर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें सीट कितनी है। देखिए पदों की संख्या जो विज्ञापन आया है उसके अकॉर्डिंग है 500, लेकिन ये पद संख्या बढ़कर 800 से 925 होने की पूरी संभावना है। क्यों बढ़ जाएगी और कब तक बढ़ती है ये भी समझ लीजिए। बढ़ने का कारण क्या है, इसमें 500 व्यक्तियों की अधियाचन जा चुका है, इसलिए आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया। क्लियर है? अब इसमें प्रीलिम की परीक्षा अर्थात 6 दिसंबर तक और भी डिपार्टमेंट से और भी विभागों से जो लोग रिटायर्ड होंगे या फिर प्रमोशन पा जाएंगे या फिर कुछ नौकरी छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो उन पदों की रिक्ति के लिए आयोग के पास फिर से अभियाचन जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 6 दिसंबर तक होती है। अर्थात जब तक हमारा प्री है इस बार तब तक इसमें लास्ट डेट है, तो तब तक इसमें पद जोड़ते रहेंगे। और अभी आपके पास 6 महीना है, तो 6 महीने में ये मान के चलिए कम से कम 400 से 450 पद इसमें और भी जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो ये मान के चलिए कि 800 से 925 पद इसमें और बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, आप लोग पूरी मेहनत से इसमें जुड़ जाइए। और अब हम इसमें इसकी परीक्षा की जो रणनीति है तैयारी की उस पर मैं चर्चा करूंगा, एक और वीडियो लेके आऊंगा और इसके बाद हम लोग सिलेबस वाइज 1 बाय 1 चीज़ों को खत्म करेंगे, सब्जेक्ट खत्म करेंगे और जहां पर भी कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग मैसेज या फिर कॉल के माध्यम से सॉल्व आउट भी करेंगे। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको पूरा जीएस पढ़ाएंगे, यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, इसके अलावा करंट अफेयर की भी यहाँ क्लासेस चलती हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा और साथ में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फ्रेमिंग करूंगा और वो पेपर में आपको सीधे मिलेंगे भी, उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।